वह कुत्ता जो सबका था, भाग दो। उसने लगभग अपनी माँ को इस बारे में बता ही दिया था। शनिवार की सुबह वह किचन के दरवाजे पर खड़ा था, जबकि वह अपनी कॉफ़ी पी रही थी और अपने फ़ोन पर कुछ पढ़ रही थी। वह सोच रहा था कि बात कैसे शुरू करे। माँ, एक कुत्ता है, वह हर दिन आता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह हर रात वह अलग अलग लोगों के पास होता है। यह बात उसके अपने ही मन में भी अजीब लग रही थी। इसके बजाय वह लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरियन मिस ओडिया उन बड़े लोगों में से थी जो सवालों के जवाब इस तरह से देती थी कि आपको सवाल पूछने पर बेवकूफ़ी का एहसास नहीं होता था। मार्कस ने अपनी नोटबुक सामने रखी और बताया कि वह क्या देख रहा था। मिस ओडुआ ने उसे वैसे सुना जैसे बड़े लोग शायद ही कभी सुनते हैं, पूरी तरह से, बिना टोके और बिना पहले से ही अपना जवाब सोचे हुए। तो तुम्हें लगता है कि कई परिवार मिलकर एक ही कुत्ते को पाल रहे हैं? जब मार्कस की बात खत्म हुई तो उन्होंने कहा, मुझे पता है यह सुनने में अजीब लगता है। इससे तो यही लगता है कि तुम बहुत बारीकी से चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। उन्होंने नोटबुक पर उंगली से थपथपाया। कॉलर की 10 लाइन वाली बात तुमने बहुत अच्छी सोची। यह तो असली जासूसी का काम है। वह थोड़ी देर रुकी। क्या तुमने कभी उसका पीछा करने की कोशिश की है? मार्कस ने ऐसा नहीं किया था। इतना सक्रिय कदम उठाने का विचार, यानी किसी और की कहानी में खुद को शामिल करने का विचार, उसे कुछ अजीब सा और असहज महसूस करा रहा था। एक ऐसा एहसास जिसे वह कोई नाम नहीं दे पा रहा था। मिस ओडुआ को बिना कुछ कहे ही बात समझ आ गई। उसने सीधे साधे ढंग से कहा, तुम उससे पूछ भी तो सकते हो। अगली बार जब वह आए तो यह सोचो कि वह कहीं से तो आया ही होगा। जिस तरफ से वह आया है उसी तरफ चलो और रास्ते में जो लोग मिले उनसे पूछो कि क्या वे किसी सुनहरे रंग के कुत्ते को जानते हैं। यह बात इतनी साफ थी कि मार्कस को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने धन्यवाद कहा और घर चला गया। अगले सोमवार को वह घर से 20 मिनट पहले ही निकल गया। स्काउट हमेशा की तरह बर्च और फोर्थ के चौराहे पर दिखाई दिया। वह सड़क के दक्षिणी छोर से दौड़ता हुआ आ रहा था। मार्कस ने उसे गुड मॉर्निंग कहा, उसे एक ग्रेनोला बार का आधा टुकड़ा दिया और फिर स्कूल की तरफ मुड़ने के बजाय वह दक्षिण की ओर चल पड़ा। स्काउट भी बेफिक्र होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। 4 ब्लॉक आगे चलने पर उस इलाके का माहौल थोड़ा बदल गया। वहाँ पुराने ढंग के घर थे, बड़े बड़े आंगन थे और छोटे छोटे तार की बाड़ वाले बगीचे थे। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने सामने वाले बगीचे में गुलाब के सूखे फूल तोड़ रही थी। उसके सफ़ेद बाल एक बड़ी सी टोपी के नीचे पिन से बंधे हुए थे। वह जिस सावधानी और इत्मीनान से काम कर रही थी, उसे देखकर लगता था मानो उसने धीमी गति से काम करने में ही आनंद लेना सीख लिया हो। मार्कस उसके दरवाजे पर रुक गया। माफ़ करना, उसने कहा, क्या आप किसी सुनहरे रंग के कुत्ते को जानती हैं जो मध्यम आकार का हो और जिसके कान लटके हुए हों? वह महिला मुड़ी। उसके चेहरे पर एक ऐसी प्यारी और गर्मजोशी भरी मुस्कान खिल उठी कि मार्कस उसे देखकर हैरान रह गया। ओह, उसने कहा, तुम जरूर उसके दोस्तों में से एक होगे। उसके दोस्तों में से एक? उसका नाम, महिला ने अपनी बागवानी वाले दस्ताने उतारते हुए कहा, कोपरनिकस है। उस महिला का नाम एवोलिन था। उसने मार्कस को संतरे का जूस पीने के लिए घर के अंदर बुलाया, जिसे मार्कस ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर उसने मार्कस को वह कहानी इस तरह सुनाई जैसे कोई व्यक्ति उस कहानी को सुनाता है जो बहुत लंबे समय से किसी सुनने वाले का इंतज़ार कर रही हो। कोपरनिकस उसके पति जेराल्ड का कुत्ता था, जिनकी 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी। जेराल्ड ने ही उसे प्रशिक्षित किया था। उसे सैर पर ले जाते थे
और उससे इतनी शिद्दत से प्यार करते थे कि एवलीन को कभी कभी उनका यह प्यार थोड़ा अजीब और हद से ज़्यादा लगता था। लेकिन अब जेराल्ड के जाने के बाद वही प्यार उसे बेहद उदास और दिल तोड़ने वाला लगता था। जेराल्ड की मृत्यु के बाद एवलीन ने पाया कि वह उनके ना होने से जुड़ी ज़्यादातर चीज़ों की कमी को तो किसी तरह बर्दाश्त कर सकती थी, जैसे कि खाने की मेज़ पर उनकी खाली कुर्सी, बिस्तर पर उनकी खाली जगह या फ़ोन के पास रखे पैड पर उनकी लिखावट। लेकिन जिस चीज़ की कमी वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी वह थी घर में पसरा हुआ वह गहरा सन्नाटा। वह सन्नाटा जो उस जगह घर कर गया था जहाँ कभी एक कुत्ता हुआ करता था। लेकिन वह 74 साल की थी और उनके कूल्हे में दिक्कत थी, और सच तो यह था कि कोपरनिकस को उससे कहीं ज़्यादा सैर की ज़रूरत थी जितनी वह उसे करवा सकती थी। तो मैंने एक इंतज़ाम किया, एवलीन ने कहा। उन्होंने इसे साफ साफ समझाया। 7 घर, एक कुत्ता, एक साझा कैलेंडर जो एक ग्रुप ईमेल चेन में रहता था जिसे एवलीन की पोती ने उनके लिए बनाया था। हर परिवार कोपरनिकस को एक रात और एक सुबह के लिए अपने पास रखता था, उसे खाना खिलाता, सैर करवाता, उसका साथ देता और फिर अगला परिवार उसे ले जाता। वह एक दोस्ताना अफवाह की तरह उन सबके बीच घूमता रहता और अपने रोएदार शरीर पर हर घर की निशानियां लिए फिरता। लेवेंडर की महक लिंडा के घर से थी, जो अपनी रसोई से ही साबुन का एक छोटा सा कारोबार चलाती थी। लाल मिट्टी की महक किम परिवार के तरफ से थी, जिनके बच्चे पार्क में सॉकर खेलते थे, जहाँ ज़मीन पर लाल मिट्टी बिछी हुई थी। रोज़मेरी की महक प्रिया के तरफ से थी, जिन्होंने जड़ी बूटियों का एक बगीचा लगा रखा था और कोपरनिकस को उसी के पास सोने देती थी। समुद्र जैसी महक के बारे में मार्कस कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी एवलीन हंस पड़ी और बताया कि यह डेविड की करामात है। डेविड पैसिफिक कोस्ट नाम की एक मोमबत्ती जलाते थे, जिसे वह ऑनलाइन थोक में खरीदते थे, और कोपरनिकस जब भी डेविड के यहाँ से लौटता तो उससे ऐसी महक आती थी जैसे वह किसी कार के विज्ञापन से आया हो। और वह तुम्हारे साथ स्कूल भी जाता है? एवलीन ने पूछा। हर रोज़, मार्कस ने कहा। वह बस अचानक आ जाता है और मेरे साथ चलने लगता है। एवलीन ने एक पल के लिए मार्कस की तरफ देखा। उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जिन्हें मार्कस ठीक से समझ नहीं पाया। जेराल्ड कहा करते थे कि कोपरनिकस को लोगों की अच्छी परख है। उन्होंने कहा उसे हमेशा पता चल जाता था कि किसे उसकी ज़रूरत है। मार्कस ने अपने संतरे के जूस की तरफ देखा। मैं तो, उसने कहना शुरू किया और फिर रुक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना झूठ बोले वह इस बात को कैसे पूरा करे। एवलीन ने उसे ज़्यादा कुरेदा नहीं। उन्होंने मार्कस को शनिवार को फिर से आने का न्योता दिया। वह आया। एवलीन ने उसे कोपरनिकस से औपचारिक तौर पर मिलवाया। यह थोड़ा मज़ेदार था क्योंकि वे दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एवलीन की मौजूदगी में ऐसा करना सही लगा, ठीक वैसे ही जैसे किसी पार्टी में औपचारिक परिचय करवाया जाता है। कोपरनिकस बड़े ही संजीदा अंदाज में बैठ गया और मार्कस के हाथ में अपना पंजा रख दिया। अब यह कहानी का दूसरा भाग ख़त्म होता है। अब अंतिम भाग के लिए, अगले भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।